ठीक है। सेक्शन इसका सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 है कि एवरी समन इशू अंडर क्लास बी, कि जो भी समन इशू किए जाएंगे क्लास बी में ऑफ सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 की क्लास बी में जितने भी समन इशू किए, सेंड बी अकम्पेन्ड बाय कॉपी ऑफ प्लेंट, उसके साथ कॉपी ऑफ प्लेंट लगाई जाएगी। कॉपी ऑफ शेड्यूल रेफर इन सब सेक्शन 2, ये जो सब सेक्शन 2 में शेड्यूल बताया गया था वो रेफर साथ अटैच किया जाएगा। एंड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ लिस्ट और रेफर, वही सारी चीज़ें जो मैं आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कि अगर देखिए इसमें बेसिकली ये लिखा है कि जो भी समन इशू किए जाएंगे ना, ठीक है, उनके साथ ही आपने ये सारी चीज़ें अटैच करके तो लगा देनी है, यानी कि कॉपी ऑफ प्लेंट, डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें आपने उसके साथ ही अटैच कर देनी है। ये सेक्शन ओमिटेड हो चुका है, याद रखिएगा, जिधर डॉट डॉट हो इसका मतलब ये ओमिट यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ प्लेंट एंड कंपेंट इन मैनर प्रोवाइडेड इन क्लास बी और क्लास सी ऑफ द सब सेक्शन 1 shall be deemed to be due services of plaint upon the defendant। सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 कहता है कि सर्विस ऑफ प्लेंट एंड अकम्पेंडमेंट इन मैनर, जो जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उन्हीं को जो है ना वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, और ड्यू सर्विस ऑफ प्लेंट टू द डिफेंडेंट, और सारी चीज़ें जो है ना वो डिफेंडेंट को जो है ना वो दी जाएंगी, ठीक है। एवरी नोटिस, कोई भी अगर नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है, एंड अकम्पेनिमेंट अंडर क्लॉज 6 ऑफ द सब सेक्शन 1 शेल बी सर्व एज द एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ, कि यानी कि समन इशू किए जाएंगे तो उसके पैसे प्लेंटिफ के लिए, प्लेंटिफ से लिए जाएंगे, भाई आपने टीसीएस करवाना है तो प्लेंटिफ पैसे दे, ठीक है। समन इशू किए जाएंगे तो प्लेंटिफ से पैसे लिए जाएंगे, नोटिस इशू किए जाएंगे प्लेंटिफ से पैसे लिए जाएंगे, प्लेंट की कॉपीज करवाई जाएंगी तो प्लेंटिफ से पैसे, यानी कि प्लेंटिफ जो है ना वो उसके सारे एक्सपेंस जो है ना वो प्लेंटिफ करेगा। पोस्टल चार्जेस ऑफ सच सर्विसेज शेल बी डिपॉजिट बाय द प्लेंटिफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्लेंट, ठीक है। क्योंकि जो पोस्टल चार्जेस हैं, देखिए हमने सम टाइम ये होता है कि टीसीएस करवाने होते हैं या कोई और सर्विस अडॉप्ट करनी होती है या हमने अखबार इश्तहार करवाने होते हैं, तो वो प्लेंटिफ ही करवाता है अपने पैसों से। समन इशू किसे किए जाएंगे, उसका सारा प्रोसेस क्या है, जो जो भी चीज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 5 रूल 9 10 11 16 17 18 इसमें लिखी है, ठीक है, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली सिंपल शॉर्टकट मैं बता दूं, समन जब हम भेजते हैं तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले उस, फॉर एग्जांपल, क्या क्या यार बी ब्लॉक में हाउस नंबर 13 में जाके जो है ना वो अपने अहमद नाम के बंदे को समन देने हैं, ठीक है। अब हाउस बी ब्लॉक में चले गए, हाउस नंबर 13 में चले गए, बुलाया जाएगा, दरवाज़ा खटकाया, जाके बोला जी अहमद को बाहर बुलाया, अहमद घर नहीं है, ठीक है। अब अहमद घर नहीं है तो फिर किसको दिए जाएंगे, उसके किसी भाई को दिए जाएंगे या उसके पेरेंट्स को दिए जाएंगे, ये समन आ गए हैं, ठीक है। जब वो रिसीव कर लेंगे तो उसके ऊपर साइन वगैरह किए जाएंगे, ठीक है। इन केस कि जो 13 हाउस है वो अहमद का घर ही नहीं है, वहाँ पे कोई अहमद नाम का शख्स रहता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर ये देखा जाएगा कि वो अहमद पहले किधर रहता था, ठीक है, जिधर वो रहता था उसके घर के बाहर जो है ना वो चिपका दिया जाता है। अगर फिर भी जो है ना वो अहमद तक वो समन नहीं पहुंचे तो फिर अखबार इश्तिहार कराया जाता है, यानी कि अखबार न्यूज़पेपर पे बताया जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर उसका व्हाट्सएप नंबर है तो उसको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया जाता है, अगर उसका ऑफिस है तो ऑफिस में भी उसको समन सेंड कर दिया जाता है, तो जिधर वो बिजनेस कार्ड है उधर भी कर दिया जाता है, यानी कि हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि उस तक बात पहुँच जाए, ठीक है। अब ये था कि डिफेंडेंट को जो ना समन हुए, डिफेंडेंट ने प्लेंट जो है उसकी कॉपी सारी चीज़ें ली, ठीक है, तो ये यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये है कि जारी बात है डिफेंडेंट ने भी अपने डिफेंस में कोई स्टेटमेंट वगैरह देनी है, ठीक है, यानी कि जो प्लेंटिफ प्लेंट में लिख के ले गया है डिफेंडेंट ने भी तो उसका कोई जवाब देना है, उसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, कि डिफेंडेंट जो है वो अपने जवाब में एक रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाता है, ठीक है। उसके वाले से हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उस रिटर्न स्टेटमेंट में अब क्या क्या होता है। जो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 है, ऑन द डेट फिक्स अंडर था क्लास ए ऑफ सब सेक्शन, देखिए अगर तो मैंने अब क्या बोला कि 20 तारीख को जो है ना वो डिफेंडेंट आ गया कोर्ट में, मैंने उसको जो है ना वो प्लेंट वगैरह सारी कॉपी दी थी और उसको बोला कि 10 मार्च को अब आप रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराएंगे, ठीक है। तो अब रिटर्न स्टेटमेंट के लिए 10 मार्च की डेट जो है ना वो फिक्स कर दी गई, ठीक है। क्लास 1 ऑफ सेक्शन 8 में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट शेल अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट एंड डिफेंडेंट शेल फाइल हिज रिटर्न स्टेटमेंट, अब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा एंड अटैच हियर इन लिस्ट ऑफ विटनेसेस अलॉन्ग विद द प्रिसाइज ऑफ एविडेंस एंड ईच विटनेस इज एक्सपेक्ट टू गिवन अप। देखिए सेम वही प्रोसीजर है, जब उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करानी है, हमने ऊपर लिखा कि जब एक हम दावा फाइल करते हैं तो उसके साथ हम लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ रिलायंस जो है ना हम सारी चीज़ें अटैच करते हैं। सेम एज इट इज जब डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करानी है, उसने लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट ऑफ रिलायंस सारी चीज़ें उसने जमा करानी, यानी कि उसने ऐसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि वाइफ के कब्जे में होते हैं, ठीक है। दारी बात है, पासपोर्ट जो है हस्बैंड अक्सर वाइफ को दे देते हैं, तो जो वाइफ ने रेजोल्यूशन के लिए जलील करना हो हस्बैंड को तो वो अक्सर वाइफ
जो है ना वो पासपोर्ट लेके तो गायब हो जाती है, ठीक है, या उसकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके गायब हो जाती है, तो फिर वो उसमें लिस्ट ऑफ रिलायंस में लिखता है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो वाइफ से रिकवर करवा के दिए जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें अटैच करते हैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं डिफेंडेंट का वकील हूँ, ठीक है, तो फिर हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में जो है ना वो लिख के भेजते हैं, ठीक है। अब जो सब सेक्शन ए 1 का ए क्या कहता है कि डिफेंडेंट हस्बैंड में, अब यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही है, ठीक है, फीमेल की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हस्बैंड में नो अर्लियर सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये कहते हैं, ये सूट ये बेसिकली होता है कि फीमेल को, अगर फीमेल जो है ना वो हस्बैंड से खर्चा भी ले रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो फिर भी अपने पेरेंट्स के घर रह रही है और जो मेडिटल ओब्लिगेशंस है वो पूरी नहीं कर रही, तो हस्बैंड जो है ना वो सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल कर सकता है कि फीमेल को बोला जाए कि आके अपने मैरिटल ओब्लिगेशंस पूरी करें, ठीक है। इज पेंडिंग claim for decree of restoration of conjugal rights in the written statement to the suit for dissolution of marriage maintenance, we shall be deemed as a plain and no separate suit shall lie for it। इसमें बेसिकली ये लिखा है कि अगर फीमेल ने जो है ना वो सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है ना वो क्लेम किया कोर्ट से, ठीक है, फॉर एग्जांपल फीमेल आई, उसने सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है ना वो लिख दिया। अब हस्बैंड चाह रहा है कि वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़े, ठीक है, वो चाह रहा है कि वाइफ आके उसके साथ जो है ना वो जो ओब्लिगेशंस हैं, मैरिज की ओब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल करे, हस्बैंड उसको पूरा मेंटेन करे, सब कुछ दे, तो वो फिर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें लिखेगा, ठीक है। उसके लिए सेपरेट सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल नहीं करेगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही लिखेगा कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, मैं इसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये आके अपने जो है ना कॉन्जुगल राइट्स जो है ना वो उनको फुलफिल करे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेगा। उसके लिए वो नो सेपरेट सूट शैल बी लाइव फॉर इट, ठीक है, तो वो उसके लिए कोई सेपरेट सूट नहीं फाइल करेगा, बल्कि अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ही वो सारे स्टांस जो है ना वो ऐड करेगा, ठीक है। अगर डिफेंडेंट वाइफ है, अब इन केस डिफेंडेंट में वाइफ में भी, ठीक है, ऊपर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हस्बैंड है डिफेंडेंट तो फिर वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेगा, ठीक है। अब डिफेंडेंट अगर वाइफ है, वाइफ किन केसेस में डिफेंडेंट होती है, जब हस्बैंड वाइफ जो है ना वो नाराज़ होकर चली गई है और 2-3 मंथ से नहीं आ रही और हस्बैंड चाह रहा है कि वो अब आके अपने मैरिटल ओब्लिगेशन पूरी करे, क्योंकि हस्बैंड उसको खर्चा वगैरह सब कुछ दे रहा है, तो फिर वो क्या करता है कि सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल करता है फैमिली कोर्ट में, ठीक है। अब जब वो सूट फाइल करेगा तो दूसरी साइड पे वो जारी बात है अपनी वाइफ के अगेंस्ट फाइल करेगा, तो वाइफ जो है वो डिफेंडेंट होगी, ठीक है। तो वाइफ जो है फिर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में जो है ना वो सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, अगर सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फाइल किया गया तो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट में वो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम कर सकती है, इंक्लूडिंग खुला विच डीम एज अ प्लेन नो सेपरेट सूट मिला। इस केस में ये क्या कहा गया था कि अगर हस्बैंड जो है, अगर हस्बैंड के खिलाफ रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल हुआ है, ठीक है, तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में जो है ना वो कॉन्जुगल राइट्स के वाले से लिख सकता है। इस केस में ये लिखा गया कि अगर वाइफ के खिलाफ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्लेम हुआ है तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की प्ली ले सकती है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाह रही, मैं मैरिज को डिसॉल्व करवाना चाह रही हूँ खुला को, उसके लिए वो सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगी, ठीक है, उसी रिटर्न स्टेटमेंट में जो है ना वो प्ली ले सकती है कि मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो ये फिर मुझे क्यों जो है ना वो मेरे खिलाफ क्यों जो है ना वो सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स का जो है ना वो दावा कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रोवाइडेड दैट subsection 4 of section cell 10 shall apply where the decree for dissolution of marriage is passed on the ground of full कि जो सेक्शन 4 है सेक्शन 10 का, ठीक है, इसको हम जो है ना वो पढ़ेंगे। इफ़ नो कंप्रोमाइज और रिकॉन्सिलेशन द फ्रेमिंग ऑफ इशू, ये जो है ना हम पढ़ेंगे कि अगर कंप्रोमाइज, ये बेसिकली ये होता है कि जब भी मैरिज को डिसॉल्व करवाना हो ना तो पहले हस्बैंड वाइफ की रिकॉन्सिलेशन करवाई जाती है, ठीक है, उनको समझाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस इन केस, अब इस केस में अब इधर प्रोवाइजो क्यों ऐड की गई है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स, अगर कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल किया है और वाइफ ने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया कि जी मैं तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, ठीक है, मैं तो खुला लेना चाहती हूँ, तो फिर भी इनकी कॉन्सिलेशन एक दफ़ा ज़रूर करवाई जाएगी, ठीक है। तो प्रोवाइजो में यही लिखा गया कि कॉन्सिलेशन ज़रूर होगी, वो प्रोसेस ज़रूर होगा, ठीक है, बेशक वाइफ सेपरेट जो है ना डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल ना करे। वेयर अ डिफेंडेंट रिलाई अपॉन अ डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन, ये बेसिक प्रोसीजर वही है कि अगर डिफेंडेंट कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहा है जो कि उसकी पोजेशन में नहीं है या उसकी पावर में नहीं है, ठीक है, तो वो उनके ऊपर जो है ना वो एक पूरी लिस्ट बना के तो कोर्ट में जमा करवा सकता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। वेयर ही रिलाइज ऑन एनी डॉक्यूमेंट विच इज नॉट, जो उसकी पोजेशन में है और पावर में है, वही सेम सिनेरियो ना उस ऊपर वाला प्लेंटिफ में, प्लेट में क्या था कि जो डॉक्यूमेंट्स वाइफ की पोजेशन में थे या उसके जो है ना वो पावर में है,
पावर में ये होता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसकी पोजेशन में नहीं है लेकिन उसकी पावर में है। पावर ऐसे कि जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है उसकी, ठीक है, अब वो उसकी पोजेशन में नहीं है, उसके लिए उसको पहले बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से अपनी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि उसकी पावर में तो है लेकिन उसकी पोजेशन में नहीं है। तो इसको कहते हैं बेसिकली पावर, ठीक है। तो हमने ऊपर लिखा कि प्लेंटिफ के पास जो भी उसकी पोजेशन और पावर में डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ अटैच करेगा या ओरिजिनल जो है ना वो कोर्ट में लगाएगा, ठीक है। ऐसे ही रिटन स्टेटमेंट में भी यही होता है कि डिफेंडेंट अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो या तो उनकी कॉपीज लेके आएगा साथ या उसको अटैच करेगा, या वो जो है ना वो उनकी कॉपीज़ को जो है ना वो साथ अटैच करेगा या डॉक्यूमेंट्स जो है ना ओरिजिनल कोर्ट में पेश करेगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि जिन पे वो रिलाइज कार्ड है और उसकी पोजेशन में नहीं है, ठीक है। ऊपर हमने प्लेट में भी यही पढ़ा कि फीमेल अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि निकाह नाम है फीमेल की पोजेशन में नहीं है, ठीक है, इन केस हम कह देते हैं, तो फीमेल उसको लिस्ट ऑफ रिलायंस में लिख सकती है। सेम एज इट इज़ दी डिफेंडेंट की हम बात करेंगे। डिफेंडेंट के पास अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिफेंडेंट की जो है ना डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन वो पोजेशन दूसरी पार्टीज के पास है, तो उनको लिस्ट ऑफ रिलायंस में लिख सकती है, यानी कि ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे ही शैल एंटर इनटू अ डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ अपेंडेड इन अ रिटन स्टेटमेंट गिवन रीजन फॉर रेलेवेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो बताएगा कि इन डॉक्यूमेंट्स की क्या रेलेवेंसी है ऑफ द डिफेंस ऑफ रिटन स्टेटमेंट, ताकि इसको कोर्ट में पेश किया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो वो सेम प्रोसीजर है जो कि प्लेंट का था और ये चीज़ें जो है ना वो होंगी। उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन 4 कहता है कि कॉपी ऑफ रिटन स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 एंड डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सब शैल बी गिवन टू अ प्लेंटिफ। सेम वही प्रोसीजर है ना कि जैसे प्लेंटिफ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कॉपी करवा के और अपने प्लेंट सारा कुछ जो है ना वो डिफेंडेंट को देगा, सेम एज इट इज़ ही जो है ना वो डिफेंडेंट भी जो है ना वो अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें जो है ना वो प्लेंटिफ को एक कॉपी जो है ना वो प्लेंटिफ को देगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है, अब सब सेक्शन 5 कहता है कि इफ़ अ डिफेंडेंट फेल टू अपीयर ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ फैमिली टू अपीयर देन, कि अगर नोटिस सर्व हो गए फैम देखिए अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल फीमेल ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल किया और नोटिस भी सर्व कर दिए, ठीक है। डिफेंडेंट आया कोर्ट में, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो आ ही नहीं रहा कोर्ट में, तो सारी बात है कोर्ट ने तो उसको प्रोसीड करना ही है फिर, या उसको समन सर्व हो चुके हैं, नोटिस मिल चुके हैं, ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा कि कोर्ट एक्स पार्टी कर देती है। एक्स पार्टी कहते हैं कि एक पार्टी को सुने बगैर दूसरी पार्टी के हक में फैसला कर देना। इट इज प्रोवाइडेड दैट अ समन और नोटिस फॉर ड्यूली सर्व ऑन अ डिफेंडेंट। पहली शर्त तो ये है कि सर्व होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि डिफेंडेंट तक पहुंचे ही नहीं है, या ये नहीं है समटाइम ये होता है कि वाइफ गलत पता बताती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड है सियालकोट, ठीक है, और वाइफ बता देती है जी हस्बैंड रहता है रावलपिंडी, और रावलपिंडी नोटिस सर्व होते रहते हैं, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं अक्सर पार्टीज। तो अगर तो नोटिस सर्व हुए हैं तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी, अगर नोटिस सर्व नहीं हुए तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं करेगी। अब फॉर इस केस में क्या होता है कि सम टाइम ये होता है कि डिफेंडेंट जो है ना वो खुद छुप रहा होता है नोटिस से, तो फिर कोर्ट जो है ना वो अखबार इख्तियार कर देती है, यानी कि अखबार में जो है ना वो वाज़ह कर देती है कि ये पर्सन है जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, तो ये कोर्ट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फिर उसमें ये होता है कि अगर वो नहीं आ रहा तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी कर देती है। प्रोवाइडेड एज फैमिली कोर्ट हैज adjourned द हियरिंग ऑफ अ सूट एक्स पार्टीज एंड डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग अपीयर एंड असाइन गुड कॉज फॉर द प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। कहते हैं कि कोर्ट ने बोला कि जी ये लास्ट मौका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी 20 मार्च को मैंने जो है ना वो फैसला सुना देना है, अगर डिफेंडेंट नहीं अपीयर हुआ, ठीक है, तो मैं एक्स पार्टी कर दूंगा और जो भी प्लेंटिव क्लेम कर रहा है वो प्लेंटिव को क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। 20 मार्च वाले दिन मैं फैसला सुनाने लगा, अचानक से मैंने देखा कि डिफेंडेंट अपीयर हो गया कोर्ट में, उसने बोला कि सर मेरी ये रीज़न थी जिसकी वजह से नहीं आ सका, मेडिकल ग्राउंड्स भी हो सकती हैं, कुछ और भी रीजन हो सकती हैं, ठीक है। तो जब मैंने देखा कि उसकी रीज़न सफिशिएंट है तो मैं फिर उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके लिए फिर मैं उसको बोलूँगा कि भाई एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, और बताओ कि ये जेन्युइन रीज़न थी, ठीक है। He may upon such terms at the family court direct to appear in answering suit and he has appeared on the fixed date for the appearance, ठीक है। तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि अब नेक्स्ट डेट पे आपने आ जाना है, ठीक है, और अपना आके जवाब वगैरह देना और सारी चीज़ें जो है ना वो हम उसको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज जो है ना वो चलाएंगे। अगर तो डिफेंडेंट अपीयर हो गया, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी कर देती है। एक्स पार्टी क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्स पार्टी ये होता है कि जो भी क्लेम जो है ना वो प्लेंटिव कर रहा होता है ना उसको सच मान लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसी के ऊपर जो है ना वो डिक्री पास कर दी जाती है। जब डिक्री पास हो जाती है फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। एग्जीक्यूट कौन करवाती है? स्टेट खुद एग्जीक्यूट करवाती है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने क्लेम किया था कि जी मुझे जो है ना वो 5 तोला हक में जो है ना वो मेरा लिखा गया था, ठीक है, लेकिन मैं अब जो है ना वो इस वजह से अपने हस्बैंड से लैदा हो रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर जुल्म करता था। तो जब हमेशा बात याद रखिएगा कि अगर औरत खुला क्लेम कर रही है ना, खुला,
ठीक है, विदाउट एनी रीज़न वो कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड साथ नहीं रहना चाहती, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, तो फिर वाइफ़ को अपना हक में वेव ऑफ करना पड़ता है, यानी कि छोड़ना पड़ता है। अगर औरत जो है ना वो डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ ये कह रही है कि जी मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, मैं इस वजह से नहीं उसके साथ रहना चाह रही, या मेरा हस्बैंड मुझे मेंटेन नहीं करता उस वजह से नहीं रहना चाह रही, या उसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है, हस्बैंड के किसी कंडक्ट की वजह से औरत जो है ना वो हस्बैंड को छोड़ रही है, तो फिर उसको हक में वेव ऑफ नहीं करना पड़ेगा। बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, लॉज है इसके ऊपर, ठीक है, बहुत सी जजमेंट्स आ चुकी है, तो फिर वाइफ को अपना हक में छोड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर वाइफ उसमें, अगर वाइफ ने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज इस वजह से क्लेम किया कि जी उसका हस्बैंड उसको मारता है, तो फिर वाइफ लिखेगी कि भाई इन्होंने 5 तोला सोना जो है ना वो मुझे देना था हक में। ठीक है, तो फिर कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी, यानी कि वो डिफेंडेंट से 5 तोला सोना निकाल के देगी, और वो बताए अगर उसने बोला है कि जी इद्दत तक मेरी मेंटेनेंस जो है ना वो 1,20,000 बनती है, तो फिर कोर्ट उससे 1,20,000 भी निकलवाएगी डिफेंडेंट से। ठीक है, तो ये होती है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे होती है, फिर वो स्टेट करती है, और स्टेट कैसे करती है, पुलिस जाती है, बहुत से अदारे बने हैं वो जाते हैं। ठीक है, इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड एट द डिफेंडेंट वाज ड्यूली सर्व एज अ provided in subsection 4 and of section 8, the family court shall issue fresh summon। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर डिफेंडेंट को समन इशू ही नहीं, सर्व ही नहीं हो रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी बात बताई कि औरत को पता है कि उसका हस्बैंड सियाल कोर्ट रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पिंडी समन सर्व करती है, कोर्ट देखती है कि समन सर्व हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो नहीं, अगर नहीं हुए समन तो कोर्ट बोलेगी कि जी फ्रेश समन जो है ना वो इशू किए जाए, और फ्रेश नोटिस जो है ना वो डिफेंडेंट को भेजे जाएँ, यानी कि मल्टीपल टाइम जो है ना वो डिफेंडेंट को बुलाने के लिए कोशिशें करती है कोर्ट। ठीक है, ये कोई एक समन से नहीं होता, हमने 3-3 4-4 दफ़ा भी जो है ना वो समन इशू करवाए हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट, फिर जाके जो है ना वो एक्स पार्टी कोर्ट करती है, या फिर जाके जो है ना वो अगर कोई विटनेसेस को बुलाने के लिए समन इशू हुए हैं तो फिर उसके अगेंस्ट जो है ना वो सिविल वारंट इशू किए जाते हैं। तो कॉज ऑफ द सेम टू बी सर्व इन मैनर, वही चीज़ें जो है ना वो उसी तरह जो है ना सर्व किया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले जो है ना उसके घर जाया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि ये पर्सन इधर रहता है या नहीं रहता, नहीं रहता तो फिर उसके जिधर वो पहले रहता था उधर चस्पा किया जाएगा, अदरवाइज जो है ना वो अखबार इश्तेहार होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। इन एनी केस इन विच अ डिग्री इज पास इन एक्स पार्टी, अगर तो एक्स पार्टी डिग्री पास हो चुकी है अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक ही में अप्लाई विद इन 30 डेज, उसके बाद 30 दिन का ऑफ सर्विसेज ऑफ नोटिस अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ द पासिंग ऑफ द डिग्री, द फैमिली कोड बाय विच द डिग्री वाज पास फॉर an order to set aside it and is satisfied that the family court he was not duly served and he has prevented by a sufficient cause for appealing। कहते हैं, अब यहाँ तक बेसिकली क्या कहा जा रहा है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर जो है ना वो डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ कोर्ट में और कोर्ट ने एक्स पार्टी कर दिया, यानी कि डिफेंडेंट को सुने बगैर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तो फिर क्या होगा कि फिर उस डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर कोर्ट ने जो है ना वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोर्ट ने 20 मार्च को जो है ना वो फैसला सुनाया, तो अब 20 मार्च से लेके तो 30 दिनों के अंदर अंदर डिफेंडेंट के पास टाइम होता है कि वो आके कोर्ट को सफिशिएंट काज बताए कि जी इस वजह से मैं कोर्ट में हाजिर नहीं था हो रहा, ये वजह थी, या मुझे समन सर्व नहीं थे हो रहे, या मैं मेडिकली जो है ना वो हॉस्पिटलाइज था, या कोई ऐसी रीज़न, या मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, कोई भी ऐसी रीज़न जो है ना वो 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर देखिए, अब 30 दिन क्या है हमारे केस में, 20 मार्च को डिसीजन आया। ठीक है, तो 30 दिन का मार्च और अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल को, यानी कि 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जो है ना वो 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। अगर 20 अप्रैल से पहले पहले डिफेंडर आ जाता कोर्ट को आकर बताता है कि जी मैं बीमार था, या मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, या वो कोई भी रीज़न, या मुझे समन नहीं था सर्व हुए, इस वजह से मैं नहीं था आ रहा, तो फिर कोर्ट जो है वो उस डिग्री को सेट असाइड कर देती है। सेट असाइड कहते हैं नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देना, उसकी अहमियत को ख़त्म कर देना कि भाई इस वजह से ये नहीं था आ रहा। ठीक है, फैमिली कोर्ट शैल आफ्टर आफ्टर सर्विस सर्विस और नोटिस टू बी अपलेंटिव ऑन सच टर्म एज वो कोर्ट इज मीन डीम फिट, या फैमिली कोर्ट अगर समझती है कि ये अपनी जो है ना वो जानबूझ के नहीं था आ रहा, तो फिर कोर्ट उसको जो है ना वो कॉस्ट भी दे सकती है, यानी कि उसको फाइन भी कर सकती है, एंड मेक एन ऑर्डर फॉर सेट असाइड अ डिग्री अगेंस्ट एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग। ठीक है, और फिर जो है ना वो देखिए समटाइम होता है कि कोर्ट को समझ लग रही होती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है मेरे साथ, तो फिर कोर्ट उसको 10,000 या 15,000 फाइन कर देती है कि जी आपकी वजह से हमारा इतना टाइम ज़ाया हुआ है, तो आप इतना फाइन जो है ना वो पे करेंगे दूसरी पार्टी को, या कोर्ट को जो है ना वो पे करेंगे, तो फाइन भी कर सकती है। ठीक है, और फाइन करने के बाद फिर उस डिग्री को सेट असाइड कर देगी और एक डेट फिक्स कर देगी कि इस डेट को आपने अपीयर होना है। ठीक है, और इस डेट को आपने जवाब देना, और नेक्स्ट प्रोसीडिंग फिर सेम एज इट इज़ चलती है। ठीक है,
और इफ द नोटिस ऑफ पासिंग द एक्स पार्टी डिग्री रेफर्ड इन सबसेक्शन 8, जो सबसेक्शन 8 में सारा प्रोसीजर पड़ा, शैल बी सेंड टू डिफेंडेंट बाय अ फैमिली कोर्ट टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री विद इन 3 डेज ऑफ पासिंग। कि अब देखें यहाँ पे डिग्री आ चुकी है, वही सिनेरियो में कि यहाँ तक तो ये था कि जी, वो पर्सन को पता नहीं चला कि सफिशिएंट कॉज़ देगा, बताएगा कि ये रीज़न थी, मैं नहीं था आ रहा, ठीक है? अब देखिए उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे खिलाफ डिक्री पास हो गई है? 20 मार्च को उसके खिलाफ डिक्री पास हो गई, अब उसको कैसे पता चलेगा? ठीक है? उसको जो है ना वो कोर्ट जो है, वो उसको जो है ना वो सेंड करेगी वो डिक्री, ठीक है? विदिन 3 डेज़, यानी कि 20 मार्च को अगर डिक्री पास हुई है तो 23 मार्च तक के अंदर-अंदर उसको डिक्री सेंड की जाएगी थ्रू पोस्ट एक्नॉलेज, through any services, poster, acknowledged due to courier services or any method or any method which may be deemed fit। यानी कोई भी अगर कोई मोड है या मेथड है उसके थ्रू जो है ना वो कोर्ट उसको ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेंड करेगी। सर्विसेज ऑफ नोटिस एंड अकम्पैनिमेंट इन मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 शैल बी डीम्ड टू एज सर्विस ऑफ नोटिस एंड डिक्री ऑन द डिफेंडेंट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही फॉलो की जाएंगी जो उसके ऊपर हम जो है ना वो पढ़ के आए हैं नोटिस के वाले से, और सारी जो है ना सारी जो है ना वो मैटर्स नोटिस समन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना ऐसे ही फॉलो किए जाएंगे जो कि हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसके वाले से प्रोसीजर था कंप्लीट डिफेंडेंट के वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रोसीडिंग्स के वाले पर पढ़ेंगे, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, यानी कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू होने से पहले भी कुछ प्रोसीडिंग होती हैं। प्रोसीडिंग वो ये होती है कि हस्बैंड वाइफ से को जो है ना रिकॉन्सिलेशन करवाई जाती है, यानी कि कोर्ट हर मुमकिन कोशिश करती है कि ये दोनों आपस में सेपरेट ना हो, यानी कि मैरिज डिसॉल्व ना करें, आपस में जो है ना वो हस्बैंड वाइफ बन के ही रहें। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन जब वो फिर भी नहीं रहना चाह रहे होते तो फिर जो है ना वो ट्रायल होता है, और फिर वो जो सारा जो है ना वो फैसला सुनाती है, डिक्री वगैरह जो है ना वो सारी इशू करती है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।